तो सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और सभी का जीवन बहुत ही मतलब सुखपूर्वक रहे, सभी सुखी रहें, प्रसन्नचित्त रहें, स्वस्थ रहें और सभी का विकास हो। मैं पूरे भारत देश के लिए मतलब सभी के लिए शुभकामनाएँ हम यहाँ पर प्रसारित करना चाहेंगे, देना चाहेंगे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। 15 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन होता है और उस मौके पर हमें बोलने का जो मौका दिया बोधि प्रकाश जी ने, मैं उनका बहुत-बहुत आभारी मानता हूँ। और मैं सबसे पहले ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो ये जो आज़ादी है, हमारे देश को जो आज़ादी मिली है, ये बहुत ही संघर्षों के बाद इसमें पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि इनका एक आदमी का योगदान है। सभी भारतवासियों का, सभी का, सभी धर्मों के लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है और इतने बलिदानों के बाद, इतने संघर्षों के बाद ये हमें आज़ादी मिली है। और इसी आज़ादी के बीच में मैं इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अंग्रेज़ों का जो आगमन हुआ था भारत में, वो किस तरह से हुआ था, वो एक छोटी-सी कहानी है। और इससे पहले जो मुगल आए थे हमारे देश में, तो मुगलों का आगमन हुआ, तो मुगल सबसे पहले बाबर आए, बाबर के हुमायूँ, हुमायूँ का अकबर और अकबर के बाद जो है जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब और उसके बाद बहादुर शाह जफर। तो इस तरह की इनकी डेस्टिनी है, जो वंशावली कहना चाहिए। तो लेकिन अंग्रेजों का जो आगमन हुआ था, वो हुआ था हमारे जो औरंगजेब के टाइम। तो औरंगजेब के टाइम में कैसे आगमन हुआ, जबकि ये पूरी तरह से सत्ता में काबिज थे और बहुत अच्छी तरह वो चला भी रहे थे अपने शासन प्रशासन को, लेकिन उनका कैसे हुआ? तो ऐसा बताते हैं कि औरंगजेब की एक बेटी थी, तो बेटी वो एक बीमार पड़ गई और जो वो बीमार पड़ी, बहुत बीमार पड़ी, तो बीमार पड़ने के बाद वहाँ पर जब उस समय क्या होते थे, वैद्य हकीम हुआ करते थे। तो वैद्य हकीमों के द्वारा उसको दिखाया गया, काफ़ी इलाज कराया, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर बादशाह को सलाह दी गई कि आप जो है जो इंग्लैंड जो था देश, उसको विलायत कहते थे कि विलायत से आप एक डॉक्टर को बुलाइए, वो ही ठीक कर सकती है। तो विलायत, तो ये वहाँ पर क्या है, कंपनी होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से एक डॉक्टर आए और डॉक्टर ने उनकी बिटिया को देखा, औरंगज़ेब की बिटिया को देखा और देखने के बाद फिर उनका बादशाह सलामत ऐसे ही हुआ करते थे ना पहले, खुश होके मतलब माँगो क्या माँगते हो? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डॉक्टर आए थे, तो उनसे जब ये कहा गया कि माँगो क्या माँगते हो? तो उन्होंने केवल इतना माँगा कि हमें जो है भारत में व्यापार करने की परमिशन दी जाए, व्यापार करने की परमिशन दी जाए। क्योंकि भारत के ऐसा बताते हैं कि भारत में जो है मसाले बहुत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। जो खाने के मसाले हैं केवल भारत में ही मिल सकते हैं, अच्छे-अच्छे मसाले, जो खाने का जो टेस्ट बढ़ाता है, तो वो मसाला जो भारत के बहुत प्रसिद्ध थे, पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। तो उन्होंने क्या और यहाँ का कच्चा माल ले जाकर के वो बाहर ले जाते थे, वहाँ और पक्का कर कर के वो पूरी दुनिया में सप्लाई करते थे। इस तरह से व्यापार उनका बढ़ने लगा और उनको परमिशन मिल गई। धीरे-धीरे क्या, वो सबसे पहले वो कलकत्ता साइड में आए, वहाँ पर उन्होंने अपना ऑफ़िस बनाया और यहाँ की जो गतिविधि देखी, भारत की गतिविधि देखने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ जो है छोटे-छोटे रजवाड़े, छोटे-छोटे राजा रजवाड़े हैं। तो वो क्या काम करते हैं कि एक राजा दूसरे राजा से क्या कभी किसी की कोई रानी के ऊपर लड़ाई कर रहा है, कोई सीमा विवाद का है, तो आपस में ही लड़ाई किया करते थे। उनका कोई वो नहीं था, छोटी-छोटी कहानी, छोटी-छोटी बातों के ऊपर ही ये सब उनका आपस में झगड़ा चलता रहता था। तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन्होंने क्या है कि एक राजा के साथ हो गए, फिर दूसरे राजा को हरा दिया, फिर वो उनके साथ हो लिया। फिर इस तरह से करते-करते पूरे भारत को उन्होंने एक कर दिया। पहले भारत एक नहीं था, लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी की ही देन है कि उन्होंने सब पूरे भारत को एक बना दिया। अब जब एक बना दिया तो उन्होंने तो वो वहाँ पर क्या फिर कंपनी एक्ट लागू होने लगा। कंपनी एक्ट मतलब वो जो
जो अंग्रेज जो थे, वो सबको समान दृष्टि से देखा करते थे। उनके अंदर ये जाति-पाति, धर्म-भेद की कोई भावना नहीं थी। और जैसे कि हम सुनते हैं कि वो, जैसे मान लो किसी ने कोई अपराध किया है, तो पहले मनुस्मृति का कानून लागू हुआ करता था, मनुस्मृति। हम सब जानते हैं मनुस्मृति का विधान कैसा है। तो उसमें ऊपर के जो लोग थे उनको दंड कम मिलता था, और नीचे के लोग अगर अपराध करते थे उनको सजा काफी ज्यादा मिला करती थी। लेकिन अंग्रेजों के टाइम में ऐसा नहीं था। तो उन्होंने क्या है, सबसे पहले बंगाल का जो एक ब्राह्मण थे, नंद करके शायद नाम था उनका, तो उनको फांसी दी गई थी। उन्होंने अपराध ऐसा किया कि उसको फांसी दी गई। तो ऐसे ही फिर मुसलमानों में भी ऐसी इस तरह का कोई अपराध हुआ। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि फिर भारत में क्या हुआ कि ये तो हमारी मनुस्मृति के ऊपर आघात है, मतलब हमारा जो इंटरनल जो हमारा विधान है उसको ये चलने नहीं देंगे। और यहाँ तो क्या एक तरह से ये कंपनी का कानून लागू हो गया, और जो भी अपराध करेगा उसको सजा मिलनी ही है। तो फिर तो नीचे के तबके को हम सजा दे नहीं सकते, यही लोग सजा देने वाले हैं। तो नीचे का जो तबका है, जो एक तरह से एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, उनको सजा देने का हमारा कोई अधिकार रहा ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने फिर इनका विद्रोह करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या विद्रोह होना शुरू हुआ, और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना, मतलब जगह जगह वो क्या विद्रोह हुआ करता था। और विद्रोह की बहुत सारी कहानियां हैं, किस किस तरह से विद्रोह हुआ। लेकिन कुल मिला के ये है कि अंग्रेजों को मतलब हार माननी पड़ी। और हार मानने के बाद अंग्रेजों का यहाँ से मतलब एक तरह से उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि हम 15 अगस्त को आपका जो भारत है, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद डिक्लेयर करते हैं। ये पहले से ही डिसाइड कर लिया, कुछ दिन पहले ही। तो इस तरह से भारत जो है आजाद हो गया। और आजाद होने के बाद उन्होंने अपने उधर चले गए। और धीरे धीरे वो जो सत्ता परिवर्तन की जो बात आती है, तो उसमें उससे पहले अंग्रेजों ने ये भी सत्ता परिवर्तन किसको किया जाए, तो ये इशू बहुत ही ज्यादा सामने आया। तो ये कहानी है लगभग 1925-26 की। तो 1925-26 में हुआ क्या क्या था कि बाबा साहब उस समय कुछ ही 1-2 साल पहले मतलब पढ़ के आए थे, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। और बहुत ही अच्छी मतलब एक तरह से देखा जाए तो उस समय बाबा साहब के बराबर कोई पढ़ा लिखा इंसान भारत में नहीं था। तो उन्होंने उस जो अंग्रेजी हुकूमत थी 1925 और 26 में अंग्रेजी हुकूमत थी, तो उसके सामने एक वायसराय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तो वायसराय ने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना। वायसराय से उन्होंने बाबा साहब ने कहा कि आपकी जो सत्ता है, आपका जो राज है, इंग्लैंड में भी है, और आपका राज जो है भारत में भी है, और भी कई सारे देशों में है। लेकिन मैं विशेष रूप से भारत की बात बताने वाला हूँ। तो क्या मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे? तो वायसराय ने कहा, आप निश्चित हो गए, सुनाइए कोई अपनी बात। कह ले कि मैं अपनी बात यहाँ बताने के लिए मुझे टाइम चाहिए। तो वायसराय साहब ने कहा कि नहीं ठीक है, आपको टाइम दिया जाता है। आप जो भी आपकी समस्या है वो हमें लिख के दीजिए। तो बाबा साहब ने उस समय टाइम लेने के बाद लगभग 400 पेज का पूरे भारत का मतलब नक्शा ही खींच के दे दिया है, कहाँ-कहाँ पर कैसे कैसे अत्याचार मतलब यहाँ पर होता है। मतलब अपर कास्ट लोअर कास्ट पे किस तरह अत्याचार करती है, किस तरह दबा करती है, अत्याचार करती है। तो वो सारी कहानी जो है बाबा साहब ने 400 पेज के जो पुलंदा बनाया था, दस्तावेज तैयार किया था बड़ी मेहनत के साथ। आप कहना चाहिए कि मतलब वो एक तरह से आधार था उस समय। तो उस आधार को वायसराय साहब को दे दिया। वायसराय साहब ने वो उसको बहुत ध्यान से पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसको बहुत ताज्जुब हुआ कि भारत में इसी तरह से भी अत्याचार होता है। यहाँ तो कीड़े मकोड़ों की तरह मतलब लोग जीवन जी रहे हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात नहीं है। मतलब इंसान का जीवन मतलब एक इंसान को इंसानी जीवन जीने का अधिकार ही नहीं है यहाँ पर। तो उन्होंने क्या क्या बाबा साहब को बुलाया। उन्होंने कहा कि मैंने आपका दस्तावेज बहुत ही ध्यान से और काफी टाइम लेकर के पढ़ा है। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं इसको जो महारानी है इंग्लैंड की महारानी
क्या मैं उसको भेज सकता हूँ? तो बाबा साहब ने कहा, मुझे तो बहुत खुशी होगी। हमारे भारत की जो 85% लोगों की आवाज़ है, जो कम कम से कम कहना चाहिए 100% जो औरतों की आवाज़ है, लेडीज़ को कोई अधिकार ही नहीं था पहले, तो उसकी आवाज़ को आप आवाज़ बन करके हमारी महारानी के पास रखेंगे, तो ये तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो वहाँ उन्होंने वहाँ पर भेज दिया वो 400 पेज का जो दस्तावेज़ है। तो वहाँ पर इंग्लैंड महारानी ने उसको बहुत ध्यान से पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भारत में हमें इतना समय हो गया, हम मतलब जो इंटरनल जो बातें हैं हम हमारी समझ में नहीं आ रही थी कि ये किस तरह से हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है। तो उन्होंने उस समय क्या किया, एक सर जॉन साइमन नाम के एक वो होते हैं, वो जिसे साइमन कमीशन का नाम दिया गया था। तो साइमन कमीशन को भारत में सर्वे करने के लिए भेजा। तो वो सर्वे इस तरह से था कि भारत में क्या जो बाबा साहब ने जो बातें लिखी हैं, क्या सच है या वैसी झूठा है ये दस्तावेज। तो ये जानने के लिए उसको एक तरह से मतलब ये पता करने के लिए कि मतलब कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या अत्याचार होता है, तो वो सर्वे करने के लिए साइमन कमीशन आया। तो साइमन कमीशन जैसे ही आता है तो जहाँ-जहाँ भी साइमन कमीशन जाता था, वहाँ-वहाँ पर उसको विरोध झेलना पड़ा। मतलब वहाँ पर साइमन गो बैक आपने सुना होगा, बहुत जगह सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। तो हमारे लोगों को, हमारे समाज के लोगों को ये पता नहीं है कि साइमन गो बैक के नारे क्यों लगाए जाते हैं। कुछ लोग जो समझदार थे वो जानते थे कि ये लोग हमारे अधिकारों की मतलब अधिकारों को दिलाने के लिए, या कहना चाहिए भारत की जो सच्चाई है, भारत की जो सच्चाई रीढ़ की हड्डी है, उसको जानने के लिए मतलब ये साइमन कमीशन आया हुआ। और इसमें जो लाला लाजपत राय का आपने नाम सुना होगा, वो उसी विरोध के स्वरूप उन पे लाठियों से प्रहार किया गया और वो उसी समय उनको उनकी डेथ भी हो गई थी। वो साइमन कमीशन का विरोध ही कर रहे थे। तो ऐसे करके करते फिर उन्होंने लेकिन बाबा साहब से जब मुलाकात हुई तो बाबा साहब ने वो सच्चाई जाकर के गाँव-गाँव जाकर के खुद स्वयं गए और जाकर के उन्होंने दिखाया कि इनको देखो ये किस तरह से अत्याचार करते हैं। तो उस अत्याचार के करने की झलक मैं मतलब ज़्यादा नहीं बताऊँगा, एक कहानी के रूप में एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा। तो बाबा साहब जैसे एक गाँव में गए और सब लोगों को इकट्ठा कर लिया वहाँ के जो अ, आज दलित लोग थे और उनको कहा कि देखो यहाँ तो कोई ऐसी कोई छुआ-छूत की बात है ही नहीं। इनको अच्छा नहीं है, इनको देखो मैं आपको अभी सिद्ध करके दिखाता हूँ। तो वहाँ पर जो एक दलित बैठा हुआ था, उसको कहा, उसका नाम लेकर कहा उनको अरे राम प्रसाद जाइए ज़रा इसके कुएँ से पानी खींच के लाओ, पानी पीने हमारे लिए भी लाओ, अपने लिए वहाँ पी के आओ पानी। तो वो जो है वो हिचकिचाया, उसने कहा वैसे तो वो पहले तो ये कह रहा था नहीं यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ छुआ-छूत है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया गया था ऐसा। तो ये डर के मारे ऐसे कह रहे थे कोई कुछ नहीं है, सब ठीक-ठाक है। तो अच्छा कुछ नहीं है तो ठीक है, अब ये नज़दीक कुआँ है ना, ये पास में ही कुएँ के पास ही हम बैठे हुए हैं, आप जाइए वहाँ से पानी खींच के लाइए। तो वो जो डरता-डरता फिर खड़ा हुआ, फिर उसने सच्चाई बताई, सर मैं अभी तो आपके सामने वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यदि मैंने मैंने पानी वहाँ से खींच के लाया और पिया, तो फिर मेरी खैर नहीं है। मेरे को यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। मेरे को क्या सज़ा देंगे, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तब साइमन कमीशन के सामने ये दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। तो उन्होंने जो भारत की जो सच्चाई है, किस तरह से लोग यहाँ पर दबे-कुचले लोगों के साथ कैसे अत्याचार करते हैं, तो वो सारी सच्चाई जो लिख कर के साइमन कमीशन ले गया और जब यहाँ से वो उसको सर्वे करने में काफ़ी टाइम लगा। फिर वहाँ पर एक मतलब एक मीटिंग हुई मतलब महारानी के नेतृत्व में मीटिंग होने के बाद उन्होंने देखा कि पूरे भारत के जो प्रतिनिधि हैं, सबको बुलाया जाए। जितने राजा, महाराजा या दलित के जितने भी हैं, सब नेताओं को बुलाया जाए। तो वो था 1930 में। तो ये शायद अगस्त 1930 में मतलब पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। तो उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई इसलिए गई थी, इसका कारण यही था कि मतलब वहाँ पर ये देखना था किसको क्या-क्या देना है, क्या-क्या वो तो वहाँ जाकर के जब वो सब अपनी-अपनी बात रख रहे थे, तब बाबा साहब ने भी अपनी बात रखी। तो बाबा साहब ने अपनी बात यही रखी कि हमने आप लोगों का स्वागत इसलिए किया कि वो शायद हमारे 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 समाज के जीवन में कोई परिवर्तन आएगा। लेकिन जो जैसी दशा पहले थी, आपके आने से पहले थी, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। क्या पहले मतलब हमें
पानी पीने का अधिकार था, पानी पीने का अधिकार पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। आपके आने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें ना पुलिस में भर्ती किया जाता था, ना कोई अधिकार नहीं था। हमें खाना खाने का भी अपने हिसाब से अधिकार नहीं था। तो ये सारी बातें बाबा साहब ने मतलब उनके सामने रखी। तो जैसे ही उनके सामने रखी गई, तो आप ये मान के चलिए कि दुनिया के प्लेटफ़ॉर्म पे मतलब दुनिया को पहली बार भारत की सच्चाई का पता लगा कि भारत में क्या ऐसा भी होता है? एक इंसान दूसरे इंसान के साथ क्या इस तरह का बिहेवियर कर सकता है? तो जब इस तरह की बातों का पता लगा, तो उसके बाद जो फिर दूसरी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, वो 31 में बुलाई गई, 1931 में बुलाई गई। 1931 में फिर गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, सभा हुई। तो उसमें भी उन्होंने ये अपनी बात बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बाबा साहब ने रखी। इस सभा में मतलब गांधी जी भी गए थे। पहली सभा का तो उन्होंने विरोध किया था, वो बायकॉट किया था, लेकिन जा नहीं पाए थे। लेकिन दूसरी सभा में वो गए। उस समय क्या था कि वो बाबा साहब को वो पंडित ही मान रहे थे। मतलब गांधी जी का भी ये था कोई पंडित ही होगा डॉक्टर अम्बेडकर, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा तो कोई होता ही नहीं था हमारे समाज में। लेकिन उस समय क्या वो गलतफहमी में ऐसा, लेकिन जब वहाँ पर उन्होंने बात रखी बहुत अच्छी तरह से अपने प्रतिनिधि के तौर पर कि मैं दलित समाज का प्रतिनिधि करता हूँ, मैं ऐसे-ऐसे और इतनी बड़ी संख्या का, जैसे आपके इंग्लैंड की भी इतनी संख्या से ज़्यादा है, फ्रांस की जनसंख्या से भी ज़्यादा है हमारे हमारे समाज की एससी, एसटी, ओबीसी की संख्या है। तो इतनी बड़ी डेलीगेशन का मैं नेतृत्व करने करने आया हूँ। तो गांधी ने ऑब्जेक्शन किया, नहीं नहीं, और दलित समाज का नेता तो मैं हूँ और मेरी बात सुनी जाए, ये तो हमारा इंटरनल मैटर है। लेकिन उसकी बात गांधी की बात कोई नहीं सुनी गई, बाबा साहब की बात ही सुनी गई। उसके बाद 1932 में फिर गोलमेज सभा बुलाई गई। तो उसमें गोलमेज सभा, तीसरी सभा में क्या हुआ कि बाबा बाबा साहब की बात को बहुत ही मतलब गहराई से कहना चाहिए, या कहना चाहिए बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लिया। और अच्छी तरह लेने के बाद मतलब उन्होंने क्या कहा, डिसीजन ले लिया। इंग्लैंड में डिसीजन ले गया, उन्होंने कहा कि इनको यहाँ पर जो है, इन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, इन लोगों को इनकी बराबरी लाने के लिए डबल मत का अधिकार दिया जाए। मतलब डबल मत का अधिकार का मतलब ये होता है, हम सब जानते हैं डबल मत का अधिकार क्या होता है, कि जो जहाँ-जहाँ पर रिजर्व सीट होंगी, तो रिजर्व सीट जहाँ-जहाँ भी अलॉट होंगी, उन रिजर्व सीटों पे केवल अपने कैंडिडेट को हमें ही चुनने का अधिकार होगा। जनरल सामान्य लोग उस सीट पे उस पे वोट नहीं डाल सकते थे। लेकिन जहाँ-जहाँ पर जो जनरल सीट पे कैंडिडेट खड़ा होगा, तो जनरल कैंडिडेट को हमें भी अधिकार होगा और जनरल आदमी को भी अधिकार होगा। तो ये डबल मत अधिकार का एक तरह से वो अध्यादेश पास कर दिया ब्रिटानिया सरकार ने। तो जैसे ही ये पास हो गया और गांधी जी को ये पता लगा कि ये जो है अगस्त 1932 से ये पास होकर हो गए और लागू होने वाला है। तो तब उन्होंने ब्रिटिश वायसराय को चिट्ठी लिखी कि गांधी जी ने कि मैं जो है, अगर आपने ये अध्यादेश वापस नहीं लिया डबल मत अधिकार वाला, तो मैं 20 सितंबर 1932 से मैं आमरण अनशन करने बैठ जाऊंगा। तो लेकिन उन्होंने वापस नहीं लिया, तो वो आमरण अनशन के लिए गांधी जी बैठ गए। तो उनके गांधी जी के आमरण अनशन बैठते के साथ ही पूरे देश में त्राही त्राही मच गई कि गांधी जी के प्राण बचाओ, गांधी जी के प्राण बचाओ। ये सारा नारा जो है पूरे भारत में, फिर उन्हें पता लगा कि ये ऐसा हो कैसे गया, ये मतलब कैसे ये हुकूमत ने कैसे पास कर दिया डबल मत का अधिकार। तो पता लगाते लगाते कि वो इसके, तो डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर दबाव, इवन जो कस्तूरबा गांधी जो गांधी जी की पत्नी थी, वो भी बाबा साहब के पास आई, हाथ जोड़ के विनती करी, मेरे पति की जान बचा लो। और बहुत सारे लोगों ने मतलब विनती भी करी और दबाव भी डाला बाबा साहब के ऊपर। बाबा साहब को यहाँ तक धमकी दी गई, जिस समाज की आप मतलब हिमायत कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, हम उस समाज को ही खत्म कर देंगे। हैं ही कितने परसेंट, सबको खत्म कर देंगे हम। फिर क्या किसके लिए अधिकार की बात करोगे, किसके लिए करोगे? तो बाबा साहब ने ये जो एक तरह से पूना पैक्ट, ये यरवदा जेल पूना में है, वहां पर ये पैक्ट हुआ था। तो ये 24 सितंबर 1932, इस डेट को बहुत ही, ये ऐतिहासिक डेट है। जैसे आज 15 अगस्त ऐतिहासिक दिन है, इसी तरह से 24 सितंबर
1932 ये पूना पैक्ट का दिन था। पूना पैक्ट हुआ। एक तरह से बाबा साहब ने गांधी जी के प्राण को बचा लिया। तो पूना पैक्ट में उन्होंने फिर कुछ जो भी शर्तें रखी, लेकिन वो अध्यादेश वापस हो गया। तो तभी से मतलब ये डिसाइड हो गया कि नहीं ठीक है, आगे से हम आपका ध्यान रखेंगे, आगे से आपको प्रतिनिधित्व देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो फिर देश जैसे आजाद होता है। और गांधी जी वास्तव में देखा जाए वो बहुत प्रयासरत भी थे। ऐसा नहीं मतलब बाबा साहब को चाहते थे कि मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आए और अपने अधिकार के लिए कुछ ना कुछ बात रखें। लेकिन जो दूसरे नेता थे, वो बाबा साहब को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो नापसंद करने वालों में सबसे ज्यादा विरोध करने वाले में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम ज्यादा सुना गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल डॉक्टर अम्बेडकर चाहते ही नहीं थे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आए, जबकि वो बैकवर्ड कास्ट का नेता था। तो उसे उसे पता ही नहीं, वो अपने आप को अग्रणी माने हुए था। तो उनके हमसे बराबर कोई नहीं है। लेकिन जब उसको पीएम पद की रेस से जब बाहर निकाल दिया गया, तब उसको समझ में आया कि वास्तव में यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब बाबा साहब की तरफ उसका झुकाव आया। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब किस तरह से एक कॉन्स्पिरेसी मतलब ये षड्यंत्र के तहत मतलब बाबा साहब को रोका गया। उस समय जब ये पहले इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन के टाइम क्या हुआ कि जो बाबा साहब का जो सेक्रेटरी था काजोलकर, तो उसको बाबा साहब के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो वो नहीं चाहते थे कि बाबा साहब उसमें असेंबली में जाएं, क्योंकि जो असेंबली में जाएगा वही संविधान सभा का मेंबर बन सकता है। और वहां पर जब वो काजोलकर जो है वो जीत गया। जब जीत गया तो उन्होंने क्या काम करा, जब उसको जिता दिया तो फिर बड़ी सभा रखी, उसमें बाबा साहब भी गए थे। लेकिन मैं उसके बारे में नहीं ज्यादा बताने चर्चा नहीं करूंगा। तो पूरे देश में जो मैसेज गया कि बाबा साहब जो है मतलब असेंबली कहना चाहिए पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, क्योंकि वो चुनाव हार चुके हैं। तो आपने जो बंगाल में एक वो थे मंडल करके, योगेंद्र मंडल शायद उनका नाम था, योगेंद्र मंडल। तो उन्होंने जब वो सुना कि वो भी अच्छे पढ़े लिखे आदमी थे, दलित समाज से बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही ब्रिलियंट आदमी थे। आपको जान के ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान का जो संविधान है वो उन्होंने ही लिखा था, पाकिस्तान का संविधान। तो मतलब पाकिस्तान का संविधान लिखने वाले जोगेंद्र मंडल ही थे। और नेपाल का संविधान भी एक दलित लड़की ने लिखा, और भारत का संविधान भी एक दलित समाज के आदमी ने लिखा। तो ऐसा नहीं मतलब इसमें टैलेंट की कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने जोगेंद्र मंडल को जब पता लगा कि बाबा साहब को जानबूझ के हरा दिया गया है, तो उन्होंने क्या काम करा कि उन्होंने बाबा साहब को चिट्ठी लिखी कि आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए, हम सीट खाली कराते हैं, यहाँ से लड़िए। तो वहां पर क्या गठजोड़ था कि जो मुसलमान और दलित दोनों एक हो गए, और सरदार जी भी थे, सरदार भी थे कुछ। तो सरदारों ने पूरा ऐलान कर दिया कि अगर बाबा साहब को किसी ने हराने का प्रयास किया यहाँ से बंगाल से, तो उसकी खैर नहीं है। उन्होंने तलवार लहरा लहरा करके और बाबा साहब को मतलब रिकॉर्ड मतों से जिताया, रिकॉर्ड मतों से बाबा साहब को बंगाल से जीत के आए। तो उस समय क्या हुआ कि ब्रिटेन से एक दिल्ली मतलब एक आदमी जो महारानी का मतलब पोता लगता था, तो उसको ये अधिकार था कि मतलब भारत में कौन सा अधिकार, कौन सा क्षेत्र भारत को देना और कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान को देना, ये उसको अधिकार था। तो इन्होंने क्या उसको सिफारिश करी कि जो भारत में बंगाल में आता था, जो अभी बांग्लादेश में है, तो उन्होंने कहा कि इनको ये जो क्षेत्र जहाँ से डॉक्टर अम्बेडकर जीते, इसको पाकिस्तान में दे दिया जाए। उन्होंने उसकी बात मान ली। उन्होंने कहा यार ये गलत है, क्योंकि कानून तो ये है कि 50% जहां पर हिंदुओं की आबादी है वो उस क्षेत्र को जो है कहां पर रखना, भारत में रखना। और 50% जहां की आबादी ज्यादा है वो क्षेत्र जो है पाकिस्तान को देना। लेकिन उन्होंने उनकी बात जो उसने जो इंग्लैंड से जो आया था, एक तरह से वायसराय टाइप ही था वो भी, वायसराय की उसको बहुत बड़ी पावर मिली हुई थी। तो उन्होंने वो क्षेत्र क्या पाकिस्तान को दे दिया। तो जैसे ही पता लगता है कि पाकिस्तान को वो क्षेत्र दे दिया, तो बाबा साहब को आप जाओ पाकिस्तान, आप तो भारत के, आप तो आपका भारत का कोई वो रहा ही नहीं। तो फिर बाबा साहब को चिंता हुई कि मैं अपने अपने समाज के लोगों को, अपने लोगों को कैसे अधिकार दिलाऊं, ये चिंता बाबा साहब को सताने लगी। तो उन्होंने बाबा साहब ने उसको जो इंग्लैंड से जो आदमी आया था उसको कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा देखो मैं अपने समाज के हितों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं उनको मतलब
ये सब लोग तो सही बात है, आजादी के लिए लड़ रहे हैं, सभी लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ रहा हूँ आजादी के लिए, लेकिन हम जो है एक तरह से गुलामों के भी गुलाम हैं। आपने इनको गुलाम बनाया, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, सत्ता परिवर्तन अभी क्या है, अभी आप सत्ता में हैं, फिर ये सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन हमारा क्या होगा? उसको बात अपनी समझाई, तब उन्होंने कहा कि इनको बताओ कि मेरे से क्या चाहते हो? मेरे को जानबूझ के यहाँ से वो एरिया जो है पाकिस्तान को दे दिया, अब मैं क्या करूं? तब उसने कहा चिंता मत करो। फिर ये नेहरू एंड कंपनी जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता उनको बुलाया उसने, उसने कहा देखो ऐसा है, डॉक्टर अंबेडकर को जिताना ये आपकी ड्यूटी में है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं उसको भारत में ला दूंगा। उस मैं जो पाकिस्तान में दिया है वो एरिया, जो बंगाल का कुछ एरिया जो आपने जो है पाकिस्तान में भिजवा दिया है, मैं उसको वापस भारत में कर दूंगा। उनको डर लगा, क्योंकि उस समय क्या एक गठजोड़ बन गया था, जो पूरे भारत में मैसेज गया था, मतलब मुसलमान और दलितों का गठजोड़, जो मुसलमान और दलितों का गठजोड़ जो ये होने नहीं देते, तो वो गठजोड़ का उसका मैसेज पूरे भारत में चला गया था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, उसको पाकिस्तान में ही जाने दो, नहीं तो ये जो है ये इस तरह का गठजोड़ ये पूरे भारत में मैसेज चला गया है, तो सब जगह फिर यही जीत के आ जाएंगे, हमारी कुछ नहीं चलेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको जिताना हमारा काम है। तो फिर उसके बाद जो एक मिस्टर जैकर थे मुंबई से, तो जैकर को हटाया और बाबा साहब को वहां से जिताया। तो तब बाबा साहब जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आए, और उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है, बाकी सारी कहानी आप जानते हो, 6 लोग थे, और उसके जो अध्यक्ष जो थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष चेयरमैन जो थे बाबा साहब थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो राष्ट्रपति रहे, पहले राष्ट्रपति हमारे देश के, वो थे। और 6 लोगों में आपको पता ही है, कोई बीमार हो गया, कोई मर गया, कोई विदेश में, कोई बिजनेस में, इस तरह से सारी जिम्मेवारी बाबा साहब के ऊपर आ पड़ी। और बाबा साहब ने बहुत ही मेहनत के साथ और 2 साल 11 दिन और 18 दिन के अंदर संविधान को तैयार कर दिया। और तैयार करने के बाद फिर वो डिबेट के लिए जो पहली जो वो बैठी उसको पास करने के लिए, तो लास्ट ये अधिकार था बाबा साहब को, कौन सी चीज रखनी है, कौन सी नहीं रखनी। तो मैं एक दो एग्जाम्पल देने का मैं प्रयास करूंगा कि किस तरह से, किस संघर्षों के बाद, कितने संघर्षों के बाद बाबा साहब ने, जैसे मान लो ये अब नेशनल फ्लैग है, इसमें जो हम ये देख रहे हैं ना, ये धम्म चक्र जो दिखाई देता है, ये धम्म चक्र वैसे नहीं आ गया इसके अंदर, ये भी इसके भी देन है बाबा साहब, ये इसके पीछे बाबा साहब की कहानी है। तो सबसे पहले जो जब असेंबली में ये चर्चा चली कि वो नेशनल फ्लैग पे जो जो सिंबल होना चाहिए वो चरखे का होना चाहिए, ये बातें कांग्रेस एंड कंपनीज की तरफ से आई। तो उन्होंने कहा दोनों को ठीक है, वो ध्वनि मत, क्योंकि उस समय कांग्रेस का सब मताधिकार था, सबको सब जानते थे कि कांग्रेस ही है सब कुछ। तो जब बाबा साहब ने उनको समझाया कि देखो ऐसा है, जो चरखा रखना चाहते हो आप नेशनल फ्लैग पे, तो हमेशा हमेशा जो है आप ये समझिए चरखे को रखने के बाद क्या है कि दूसरे देश क्या सोचेंगे भारत के बारे में। वो ये सोचेंगे कि भारत तो अभी चरखे पे ही चल रहा है, कितना बैकवर्ड देश है ये चरखे मतलब हाथ से चरखे से सूत काटता है, और जबकि मशीनी युग आ चुका है। तो उनकी समझ में आएगा, बात तो सही है, ये आगे आने वाला समय तो मशीनी युग है, वैज्ञानिक युग है, तो ये तो ठीक नहीं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो जो हिंदुओं का जो ये सुदर्शन चक्र, जो कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र है, जो फिर सबने सलाह दी कि सुदर्शन चक्र होना चाहिए इसे नेशनल फ्लैग पे, जो सिंबल है उसको सुदर्शन चक्र रखा जाए। तो सबने पास कर दिया सुदर्शन चक्र रखना चाहिए। तब बाबा साहब ने समझाया, देखिए ऐसा है, अगर आप सुदर्शन चक्र यदि नेशनल फ्लैग पर रखते हैं, तो आप ये देखिए कि दूसरे देश आपके बारे में क्या इमेज बनाएंगे, क्या धारणा बनाएंगे। उन्होंने पूछा क्या धारणा बनाएंगे, कि आप भी बताइए सुदर्शन चक्र होता क्या है। सुदर्शन चक्र जो है ये एक हथियार है, और हथियार को अब नेशनल फ्लैग पर रखेंगे तो दूसरे देश ये सोचेंगे कि भारत तो बहुत ही हिंसक देश है, इससे संबंध रखना ठीक नहीं है। तो एक हिंसक प्रवृत्ति का जो मैसेज है भारत के लिए, क्या आप ये देना चाहते हो संसार को? तो उनकी समझ, तो फिर बाबा साहब आप ही बताइए क्या होना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं बताऊंगा। क्या एक समय जो भारत जो बहुत ही भारत की ये सीमाएं ईरान तक मिलती थी, बहुत बड़ा देश था, और सम्राट अशोक का टाइम था, और सम्राट अशोक का जो सिंबल था आपको पता ही है, वो धम्म चक्र था।
और उस समय मतलब सब बहुत ही शांति का प्रतीक है ये। ये जो धम्मचक्र है शांति का प्रतीक है। अभी इसको धम्मचक्र के बारे में मैं चर्चा करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है धम्मचक्र। लेकिन ये बहुत ही जो एक उर्द एक तो ऊर्ध्वगामी, एक तो विकास का मार्ग है, एक एक नीचे ले जाने वाला मार्ग है। मैं संक्षेप में ये बताना चाहता हूँ। तो हमारे जो मानसिक जो हम सोचने का जो तरीका है, हम इसलिए हम हमेशा दो राहे पे खड़े रहते हैं। दो राहे का मतलब है हमें हर मोमेंट पे हमारे मन में आता है कि मैं नेगेटिव जाऊं या पॉजिटिव जाऊं। तो हमें देखना ये है कि मतलब मुझे पॉजिटिव ही देखना, इसलिए अवेयर होकर के हमें हर मोमेंट पे सोचना है, हर मोमेंट पे सोचना है। तो ये धम्मचक्र उनको रखा गया, और ये इस तरह से संविधान जो है 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में संविधान लागू हो गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कितने संघर्षों के बाद, कितनी मुसीबतों के बाद मतलब बाबा साहब ने ये सब कुछ हमें दिया। और इसको लेकिन ये है कि जो आज की जो सरकार है, वो वास्तव में संविधान को खत्म करना चाहती है। मैंने सुना है कि वो इसमें एक दैनिक जागरण आता है, उसमें उन्होंने संविधान भी 30-32 पेज का संविधान भी मतलब लगा छाप भी दिया है। तो पता नहीं कहाँ तक, पता नहीं हमारे लोगों का खून कैसा बन गया, क्या हो गया, पूरे देश का खून कैसे बन गया समझ नहीं आता। तो इस तरह से उसका कोई विरोध नहीं हो रहा, और शांति विपक्ष उन्होंने खत्म कर दिया। कैसे खत्म करे सब जानते हैं, तो मैं उस चर्चा पर नहीं जाना चाहता हूँ। बस आज जो है मैं बाबा साहब के बारे में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि कितनी मेहनत और शिद्दत के बाद बाबा साहब ने हमारे हमारे जो हमारे समाज की बात, हमारे देश की बात दुनिया के पैमाने पर, दुनिया के पटल पर रखी। तो ये बहुत बड़ी बात थी बाबा साहब हमारे लिए, और गौरव की बात है। हमें बाबा साहब को हमेशा मतलब नतमस्तक होना चाहिए, हमेशा उनके लिए आज जो ये छोटा सा एक टाक थी, जो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैंने तैयार की थी, आप लोगों ने सुन लिया। आप लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।